जय हिंद। आइए आज हम लोग साइंस क्वेश्चंस का आगे की तरफ लेकर हम हाजिर है। यहाँ पर आपको साइंस का बहुत सारा रिकॉल कराया जाएगा। इतना रिकॉल कराया जाएगा कि इससे टॉपिक से आपसे एग्जाम अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, आपको वहाँ से नहीं मतलब छूटेगा तो छूटेगा। तो चलिए सीधे बिना समय को गए हुए अब सीधे हम लोग आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर से। और आप मेरे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मतलब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं आगे की ओर। तो 19 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, यानी कि प्रयोग में लाया जाता है। कि इसका याद रखेगा तो उत्प्रेरक के रूप में लोहा रहता है, इसका प्रयोग करते हैं। और अमोनिया का फार्मूला याद रखेगा NH3 होता है, यह अमोनिया होता है। और इसमें चीज़ याद रखना होगा कि आपका क्या है कि मतलब ये उत्प्रेरक, तो याद रखें यह रासायनिक अभिक्रिया को या तो तेज कर देता है या तो उसको धीमा कर देता है, लेकिन यह अंतिम रूप में वो उसी रूप में रहता है। यानी कि हमने लोहा डाला था, या तो यह अभिक्रिया को बढ़ा देगा या तो इसको घटा देगा, लेकिन अंतिम रूप से यह लोहा ही रहेगा। ऐसा नहीं कि लोहा किसी मतलब अभिक्रिया में रिएक्शन करके कोई दूसरा मतलब यौगिक का निर्माण कर लेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। और चूंकि यहाँ पे अमोनिया आया हुआ है, अमोनिया का NH3, तो याद रखेगा जब हम लोग मूत्र विसर्जित करते हैं उस समय में अमोनिया ही रहता है। और उसके पश्चात ये वायुमंडल से संयोग करके यूरिया का निर्माण कर देता है, जो यूरिया खुद मतलब जो होता है तो यूरिया का निर्माण करता है। और इसमें से एक चीज़ याद रखते हैं, यूरिया हमने आपको बोला NH2 CO NH2, यही आपका क्या होता है कि ये यूरिया होता है। तो यूरिया का फॉर्मूला होता है, हालांकि यह एक पहला कार्बनिक यौगिक है जिसे प्रयोगशाला में इसे बनाया गया था। तो ये चीज़ भी क्वेश्चंस में आपको याद रखना होगा। इसके अलावा यहाँ पे एक एल्युमिनिया है, ये एल्युमिना है, ये भी गर्म एल्कोहल से इसको जब हम लोग ईथर बनाते हैं, याद रखें कौन सा ईथर हम लोग बनाते हैं, एल्कोहल से ईथर बनाते हैं। तो वैसी स्थिति में गर्म एल्युमिना का ही प्रयोग किया जाता है। चूंकि हमने यहाँ पे एल्कोहल बोला था, एल्कोहल को हम लोग शराब कहते हैं, तो याद रखें एथाइल एल्कोहल यानी कि उसको C2H5OH, यही आपका फॉर्मूला होता है। तो याद रखना होगा, इसको एथिल एल्कोहल कहते हैं। तो एल्कोहल से इसी से एल्कोहल से हम लोग ईथर बनाते हैं, उस समय गर्म एल्युमिना का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से एक क्लोरीन गैस बनाने की एक डिकेन विधि होता है। इसके अलावा सल्फ्यूरिक अम्ल का भी संपर्क विधि वगैरह ये सब चीज़ें होती है। और याद रखिए जब ज्वालामुखी वगैरह फटता है तो सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको क्या उपस्थित रहता है, तो जलवाष्प ही रहता है। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ से ध्यान में रखना होगा, ये सब भी रिकॉल करके रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में अक्सर इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो यह फेरस सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, यानी कि FeSO4 ये आपका मतलब फेरस सल्फेट का ही नीला स्याही हम लोग बनाते हैं। अगर यही फेरस सल्फेट यहाँ पे 5H2O हो जाती है, यानी कि जल लग जाएगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा फेरस तो हारा कशिश के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा हारा कशिश हो गया तो फेरस सल्फेट, यहाँ पे आपको 4 कशिश हमको आपको रंग के आधार पर बताएंगे। तो याद रख लीजिएगा, याद रखिए यहाँ पे आपको फेरस सल्फेट हो गया और ये 5H2 हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, हरा कशिश हो गया। हरा कशिश के नाम से इसको जानते हैं। उसी तरह से अगर मतलब ये सफ़ेद होता यानी कि सफ़ेद होता यानी कि व्हाइट कशिश के रूप में किसको जानते हैं, तो याद रखना व्हाइट वाला में आपको जो जिंक सल्फेट का होता है। जिंक सल्फेट ये आपका ये होता है 5H2O। उसी तरह से एक नीला थोथा होता है, ठीक है, नीला थोथा या उसे तूतिया कहते हैं, तो कॉपर सल्फेट होता है, यानी कि CuSO4 यहाँ पर 7H2O होता है, याद रखना होगा। उसी तरह से एक लाल कशिश भी होता है, लाल कशिश में आपको कोबाल्ट होगा, तो कोबाल्ट SO4 यानी कि SO और कोबाल्ट सल्फेट इंटू 5H2O होता है। तो ये चीज़ आपको इनमें से चारों आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको लाल वाला रहेगा तो याद रखिएगा आप कोबाल्ट उसमें शामिल कर दीजिएगा। अगर आपको नीला पूछेगा, नीला यानी कि मतलब तो ये उसमें नीला वाला में आप कॉपर जोड़ दीजिएगा। और अगर सफ़ेद वाला में पूछेगा, सफ़ेद वाला में तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो जिंक वहाँ पे जोड़ दीजिएगा, तो जिंक सल्फेट हो जाएगा। और हरा वाला में हमने आपको बोला तो वहाँ पे लोहा जोड़ दीजिएगा, यानी कि Fe लोहा जोड़ देगा तो यह फेरस सल्फेट हो जाएगा, तो वह हरा कशिश के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक देख लीजिए ये ब्लीचिंग पाउडर है, तो ब्लीचिंग पाउडर का मतलब यह सूत्र होता है, यानी कि CaOCl2 होता है, ये होता है, या इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से जानते हैं ब्लीचिंग पाउडर का। हालांकि इसको दूसरा तरीका से भी फार्मूला में आपको कहीं पे मिल जाएगा, CaO ब्रैकेट में OCl और एक बाहर की तरफ में आपको Cl मिलेगा। तो इस तरह से भी इसको फार्मूला में आपको मिलेगा, यानी कि क्लोरीन एक अंदर आएगा एक बाहर आएगा, यही जब दोनों आपस में जोड़ देते हैं तो ये Cl2 हो जाता है। तो ऐसे में भी आपको ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला मिलेगा, जो कि यहाँ पे हमने आपको लिख दिया हुआ है। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। यहाँ देखिए नीला होता है, नीला रंग का है, तो इसका मतलब यहाँ पे कॉपर सल्फेट होगा। हरा रहता तो आपको लोहा रहता, और सफ़ेद रहता तो जिंक रहता, और
लाल रहता है तो कोबाल्ट सल्फेट का रहता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। उसी तरह से यहाँ नीला स्याही है। अब एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, स्याही एक हम लोग का नाखून वगैरह पर प्रयोग किया जाता है वोटिंग करते समय, तो वह क्या रहता है, तो सिल्वर नाइट्रेट होता है, यानी कि AgNO3 ये होता है सिल्वर नाइट्रेट। वोटिंग करते समय यह स्याही वगैरह लगाई जाती है। अगर यहाँ पे एथिल नाइट्रेट हटा देंगे, सिल्वर यहाँ पे आयोडाइड जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका कृत्रिम वर्षा हो जाता है। ये क्या हो जाता है, आपको कृत्रिम आपका वर्षा, मतलब वर्षा कराने में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से यहाँ पे अगर सिल्वर के जगह पर ब्रोमीन जोड़ देंगे Br, तो यह फोटोग्राफी प्लेट में प्रयोग किया जाता है। तो ये तीनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी प्लेट में, अगर यहाँ पे आयोडीन जोड़ देंगे, ये मतलब सिल्वर के जगह पे आयोडीन जोड़ देंगे, आयोडाइड हो गया, तो ये आपका कृत्रिम वर्षा कराने में, यहाँ पे नाइट्रेट जोड़ देंगे यानी कि NO3 तो सिल्वर नाइट्रेट, तो ये आपका कृत्रिम वगैरह वर्षा कराने में, सॉरी वोटिंग करते समय नाखून पर यह स्याही लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। काफी लंबा समय तक ये टिकता है। ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखा, आपने रिकॉल्स कराया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रेयान जो है रेसे तैयार किए जाते हैं, तो किससे मतलब तैयार किए जाते हैं, तो याद रखिएगा वह रेसा सेल्यूलोज से मतलब प्रयोग किया जाता है। और ये सेल्यूलोज याद रखने के पादप जगत में ही पाया जाता है, मनुष्य के शरीर में ये नहीं रहता, यानी कि एनिमल किंगडम में यह नहीं मिलेगा, बल्कि यह प्लांट किंगडम में ही रहता है। और ये उसकी कोशिका की जो मतलब ये जो होती है पादप पौध का कोशिका जो भित्ति होती है, वह सेल्यूलोज का ही आपका बना हुआ होता है, तो उसी से इसी से प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ याद रखना होगा। हालांकि सेल्यूलोज जल्दी मतलब याद रखिएगा पचता नहीं है, काफ़ी लंबा समय वगैरह इसको लगता है। और यहाँ पे और हमने क्वेश्चन से लिखा हुआ है, जैसे कि आपका यूरिया, तो ओवलर नामक व्यक्ति ने ही सबसे पहली बार बनाया था यूरिया का। यूरिया का पहला कार्बनिक पदार्थ था जो कि प्रयोगशाला में यह बन गया था। ये चीज़ याद रखना होगा। उसी तरह से आपका ये बेकेलाइट वगैरह, तो ये उष्मारोधी वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि आप देखते हैं कि जो कुकर वगैरह का आपका प्रेशर कुकर, यानी जो कुकर रहता है उसके हैंडल वगैरह के पास में जो काला लगा रहता है वह बेकेलाइट ही होता है। और इससे संबंधित में बेकेलाइट होता है। अब चलिए और कुछ बारे में बात कर लेते हैं। तो सेलुलोज याद रखिएगा, हालांकि थोड़ी सी मात्रा में शरीर में सेलुलोज की आवश्यकता होती है, क्योंकि पानी वगैरह अवशोषण करने के लिए। और चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि नाभिक का आकार कितना होता है, तो यानी कि परमाणु का नाभिक का आकार 10 पावर, ये आपका नाभिक पूछा है, तो सबसे -15 मीटर होता है, यानी इसे 15 मीटर को फर्मी मीटर के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा नाभिक का आकार 10⁻15 मीटर हो गया, और जबकि परमाणु का आकार कहेगा तो 10⁻10 मीटर होता है। ये हो गया आपका परमाणु का आकार के रूप में। अब इसमें से देख रहे होंगे कि आकार 10⁻10 मीटर क्यों है, क्योंकि परमाणु क्या होता है, परमाणु काफी ज्यादा खोखला होता है, और चूंकि यहाँ माइनस का एथी अलग ही होता है, तो ये आपका हमने बना दिया। तो ये हो गया परमाणु का आकार में, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक में आप 10⁻10 मीटर हो गया, जबकि यही पर नाभिक का सिर्फ पूछेगा ये वाला आपका नाभिक, तो ये हो गया 10⁻15 मीटर होता है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का अर्थ है कि काफ़ी छोटा से छोटा होता है। तो ये चीज़ आपको दोनों क्वेश्चन से याद रखना होगा। 10⁻10 मीटर को एंगस्ट्रम कहते हैं, एंगस्ट्रम कहा जाता है, उसको ए के ऊपर 0 दे दिया जाता है, तो एंगस्ट्रम हो, इसीलिए कहता है कहेगा कि नाभिक को किस में मापा जाता है, तो एंगस्ट्रम के सॉरी एंगस्ट्रम, ये परमाणु का आकार था 10⁻10 मीटर। तो परमाणु का आकार किस में मापा जाता है, तो परमाणु का आकार में याद रखेगा तो वह किस में मापते हैं, तो एंगस्ट्रम में हम लोग मापते हैं। उसी तरह से कहेगा कि नाभिक को किस में मापा जाता है, यानी कि नाभिक यानी कि 10⁻15 मीटर, तो इसको फर्मी मीटर में मापा जाता है। तो ये चीज़ आपको अच्छा से ध्यान में रिकॉल करके रखना होगा, क्योंकि कभी भी आपका ये क्वेश्चन मतलब एग्जाम में पूछता है तो आप फंस सकते हैं। तो इसलिए याद रखिए नाभिक -15 यानी कि फर्मी मीटर, आकार हो गया तो -10 मीटर हो गया आपका ये एंगस्ट्रम में। और ये एंगस्ट्रम A0 लिख दिया जाता है, या तरंगधार का भी ऐसा ही मात्रक भी आपका एंगस्ट्रम ही होता है। और चलिए, और हालांकि यहाँ परमाणु का आकार वगैरह है, तो आप पीरियोडिक टेबल वगैरह आप देख रहे हैं, तो परमाणु का आकार याद रखिएगा कि बाएं से आपको दाएं जाने पर, यानी कि आपको क्या होता है कि आवर्त में परमाणु का आकार घटते जाता है। क्या होता है कि आपको यह घटते जाता है। उसी तरह से ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार क्या होगा, आपको बढ़ते जाता है, यानी कि यह बड़ा होते जाता है। उसी तरह से बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है कि घटते जाती है, और मतलब वो बढ़ते जाती है। उसके बाद ऊपर से नीचे आने पर वो क्या होता है, यानी कि पहले क्या होती है घटती है, फिर उसके बाद बढ़ती है, लेकिन ऊपर की ओर आने पर क्या होती है, पहले बढ़ती है फिर उसके बाद में घटती है। तो ये चीज़ जो क्वेश्चन से याद रखना होगा। उसी तरह से परमाणु के ऊपर नाभिक पर आवेश होता है, यानी कि नाभिक आवेश बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है कि आपको बढ़ते जाता है, इसीलिए उसका आकार क्या होता है, छोटा होते जाता है। ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है कि आपको घटते जाता है। क्रियाशीलता बाएं से दाएं जाने पर याद रखिएगा वह घटते जाएगा, क्या जाएगा कि घटते जाएगा क्रियाशीलता, लेकिन ऊपर से नीचे की ओर जानेगा तो क्या होता है कि यह बढ़ते जाता है। तो ये कुछ पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन था, हमने आपको रिकॉल कराया। चलिए आगे
आगे। हालांकि यहाँ पे एक देख लीजिए 10⁻⁻9 मीटर है, इसको नैनोमीटर के नाम से जानते हैं। चलिए यहाँ पे आपको याद ही करा देते हैं। जैसे 10⁻1 वाला को डेसी कहते हैं, -2 वाला को सेंटी, -3 वाला को मिली, और -6 वाला को माइक्रो कहते हैं, -9 वाला को नैनो कहते हैं, 10⁻12 को इसको फेमटो कहते हैं, -18 को यह एटो कहा जाता है। सॉरी, तो ये नैनो हो गया, अब 12 वाला पिको हो गया, अब 15 वाला फेमटो हो गया, -18 वाला आपको एटो हो गया। तो ये आपका माइनस वाला में था, अब आप प्लस वाला में चलते हैं। 10⁻1 वाला कहते हैं हेक्टो कहते हैं, अब +2 यानी कि 2 वाला के मतलब ये इसको किलो मतलब हेक्टो हो गया है। उसके बाद में सॉरी, यहाँ पे 10⁻1 वाला के डेका कहते हैं, और 2 वाला का आपको हेक्टो कहते हैं, +3 वाला की इसको किलो कहते हैं, और 6 वाला के यानी कि 10⁻+6 वाला उसको मेगा कहते हैं, तो मेगा कहते हैं, और 9 वाला को आपको गीगा कहते हैं। उसी तरह से 12 वाला को आपको टेरा कहते हैं, और उसको 15 वाला को पेटा कहते हैं, और 18 वाला को आपको एक्सा कहते हैं। तो इस तरह से आपको इसमें भी डेसिमल वगैरह इसमें भी आपको याद आता है, तो इसमें कन्वर्ट करने का तो इसमें याद रखिएगा, ये सभी आपको क्वेश्चन में आते ही रहते हैं। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन इनमें से अस्थाई कौन है। तो याद रखने वो आपको कौन सा है, तो न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है लगभग परमाणु थी उसके प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। दोनों का जो फल को जोड़ देते हैं तो वह क्या हो जाता है, परमाणु भार हो जाता है, यानी कि एटॉमिक मास निकल जाता है। अब चलते हैं, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता इसलिए उस पर 0 लिख देते हैं, और जबकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है तो उस पर निगेटिव आवेश होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश होता है। और ये चीज़ याद रखिए, परमाणु की ये तीनों मौलिक कण ही हैं। और इसके अलावा आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या करता है कि चक्कर लगाते ही रहता है, जबकि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में क्या करते हैं कि उपस्थित रहते हैं। और प्रोटॉन की संख्या को ही क्या कहा जाता है, परमाणु संख्या के नाम से जानते हैं। हालांकि इलेक्ट्रॉन की संख्या को भी मतलब प्रोटॉन थी परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर के नाम से जाना जाता है, उसका परिभाषा के हिसाब से। प्रोटॉन के खोजकर्ता में यह गोल्डस्टीन या चैडविक भी मिलेगा, साथ साथ न्यूट्रॉन के आपका सॉरी गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड होता है, जबकि न्यूट्रॉन का आपका यह आपका चैडविक हो जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन नामक व्यक्ति ने इसको खोज किया हुआ था। जबकि इलेक्ट्रॉन का वजन याद रखिएगा 0 होता है, जबकि प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1 होता है, और इलेक्ट्रॉन का भी मास 1 ही होता है। और अगर इसमें से दोनों में से ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन, इन दोनों में से अगर पूछा जाए सबसे भारी कौन होता है, तो याद रखिएगा आपको न्यूट्रॉन ही होता है, यानी कि न्यूट्रॉन ही आपका भारी होता है। यानी कि प्रोटॉन अगर न्यूट्रॉन में तुलना किया जाए तो सबसे हल्का में अगर देख लिया जाए यानी कि 0 हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन, उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपका प्रोटॉन, और उससे ज़्यादा होता है न्यूट्रॉन। हालांकि अब जो है अब मतलब आधुनिक आवर्त सारणी बना है, तो याद रखिएगा उसमें परमाणु संख्या के आधार पर ही यानी कि उसको सजाया गया है। परमाणु संख्या के आधार पर सजा के उसको मतलब अब आधुनिक रूप दिया गया। इससे पहले वाला आपको परमाणु भार पर दिया हुआ था, भार पे वो दिया हुआ था, मेंडलीव साहब का दिया हुआ था, और अभी आधुनिक रूप से परमाणु संख्या पे है तो वह उनका मोस्ले साहब का दिया हुआ है। चलिए, परमाणु, किसी परमाणु के गुण धर्म निर्भर करते हैं, किस पे निर्भर करता है, तो इलेक्ट्रॉनिक संरचना पे निर्भर करता है। जिसके 12वीं कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं इन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन के आधार पे ही उसका निर्धारण होता है, निर्धारण हो जाता है। कैसे हो जाता है, तो देख लीजिए, अगर 12वीं कक्षा में आपको 1 बचा हुआ है, 1 2 3, तो ये आपका क्या हो जाता है, 12वीं कक्षा में 1 2 3 बचा हुआ है, इसलिए अष्टक पूरा करने के लिए क्या करता है, किसी और को दे देता है, आसान होता है इसको देना, इसलिए यह क्या हो गया, धातु, यानी कि धातु का पहचान हो जाता है 1 2 3। जिसके 12वीं कक्षा में हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वह धातु का गुण के रूप में आता है। उसी तरह से 5 हो गया, 6 हो गया, और ये 7 हो गया। तो वैसे ही जिसका 12वीं कक्षा में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये 5 6 7 होते हैं, वो अधातु होते हैं, और ये क्या करते हैं कि किसी से लेते हैं अष्टक पूरा करने के लिए। इसके पास 5 था तो इस 3 ले लेगा, तो यह हो जाएगा, इसका भी 8 पुर जाएगा। उसी तरह ये 6 है, तो यह भी 2 आपस में ले लेगा किसी से, तो मतलब तो यह 8 हो जाएगा, तो इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा। ये 7 है तो उसका भी। तो इस तरह से आपको ये चीज़ याद रखना होगा कि अधातु की पहचान उसके 5 6 7 5 6 7 इलेक्ट्रॉन रहता है, उससे पहचान हो जाती है, और धातुओं का 1 2 3 रहता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण हो जाता है। और प्रोटॉन की संख्या मतलब पर ही क्या होता है, परमाणु संख्या वगैरह ये सब निकल जाता है। तो याद रखिएगा एटॉमिक नंबर, इसी पे आपका मोस्ले साहब का परमाणु संख्या पे आपको अभी मोस्ले साहब का जो दिया हुआ है। और ये परमाणु भार पे जो सजाया गया था उसमें पीरियोडिक टेबल वगैरह, तो याद रखिएगा और मेंडलीव साहब का दिया हुआ था। तो चलिए, तो ये क्वेश्चंस आपको याद रखना है कि गुण धर्म उसी के ऊपर निर्भर करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही करता है। चलिए, 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी रंग का होता है। तो याद रखिएगा जलीय विलयन गुलाबी रंग का हो जाता है, आपको विटामिन B12 का होता है। विटामिन B12 का नाम क्या होता है, तो साइनोकोबालामिन के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा इसको साइनोकोबालामिन के नाम से पुकारा जाता है B12 का। इसी में याद रखिएगा कोबाल्ट धातु पाया जाता है। किसमें पूछता है कोबाल्ट धातु रहता है,
तो याद रखिए B12 में ही रहता है। साथ ही साथ एक कोबाल्ट 60 होता है, कैंसर के उपचार में इसका प्रयोग वगैरह किया जाता है। अब यहाँ पे देख लीजिए विटामिन B1 को क्या कहते हैं, थायमिन कहते हैं। B2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है, और एक B3 होता है, इसको नियासिन कहते हैं। B5 वाला को पेंटाथेनिक कहा जाता है, और ये B6 है तो पैराडॉक्सिन कहा जाता है। और B7 वाला को बायोटिन कहते हैं, या फिर उसको H भी कहा जाता है। और B12 वाला को साइनोकोबालामिन यहाँ पे कहा जाता है। हालांकि विटामिन के खोजकर्ता में याद रखिए कौन था, तो फंक नामक व्यक्ति ने विटामिन शब्द का प्रयोग किया हुआ था। हालांकि ए और बी का नामकरण में आपका मैकुलन किया हुआ था। कौन मैकुलन है, जबकि सी का होलकट है, जबकि डी का हॉपकिंस नामक व्यक्ति ने इसका नामकरण किया हुआ था। तो ये आपको विटामिन से संबंधित है। और याद रखिएगा विटामिन बी और सी क्या होता है कि आपको जल में घुलनशील हो जाती है। ये आपका मूत्र के द्वारा यानी कि पेशाब के रास्ते, साथ ही साथ शरीर के पसीना वगैरह के रास्ते ये बी और सी निकल जाते हैं। या मतलब बहुत ज़्यादा मतलब खाद्य पदार्थ को धोते हैं, वैसी स्थिति में भी पानी के साथ घुल करके बी और सी बाहर निकल जाता है। बाकी जो बच जाता है एडेक आपका ए डी ई के ये आपको क्या होता है कि वसा में घुलनशील होते हैं। ये हमारा शरीर में संचित रहता है। जैसे लीवर में विटामिन ए काफ़ी दिनों तक संचित रहता है। डी का निर्माण या कोलेस्ट्रॉल यानी कि धूप से हमारा हो जाता है। ई क्या है, टोकोफेरॉल। याद रखिएगा ई क्या है, एक तरह का टोकोफेरॉल है इसका नाम है। और ये मतलब ये बांझपन या नपुंसकता के लिए उत्तरदायी होता है, तो अंकुरित अनाज वगैरह खाने से ठीक हो जाता है। और विटामिन के का नाम है नेप्थोकिनोन या फिलोकिनोन के नाम से जानते हैं। और इसका कमी से याद रखें रक्त का थक्का वगैरह जमने लगता है। इसलिए विटामिन की आपके शरीर में कमी नहीं होना चाहिए। इसका निर्माण मतलब लीवर के कोलन में होता है। ये चीज़ आपको ये भी याद रखना होगा। और विटामिन ए का नाम रेटिनॉल होता है, और डी का नाम कैल्सीफिरोल के नाम से हम लोग जानते हैं। हाँ, सी एगो छूट गया, तो इसको एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते थे। इस तरह से हमने पूरा विटामिन्स का जितना सारे क्वेश्चन था उसके हमने आपको रिकॉल करा दिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे हल्का धातु पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पे सबसे हल्का धातु, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि हल्का धातु पूछा है इसलिए लिथियम है। अगर हल्का तत्व पूछ देता तो तत्व में याद रखिएगा कौन सा हो जाता है आपको, हाइड्रोजन। सबसे हल्का गैस पूछ देता तब पर भी आपको हाइड्रोजन, लेकिन अक्रिय गैस हल्का में पूछ देता तो याद रखिएगा आपको कौन सा हो जाएगा, तो हीलियम। और उसी तरह से यहाँ पे हल्का चूंकि धातु है तो लिथियम। तो सबसे भारी धातु आपको कौन सा होता है, तो याद रखिएगा ओस्मियम होता है। भारी धातु के रूप में ओस्मियम होता है। और ये आप देख रहे हैं कि ये सोडियम इसे और पोटेशियम इसे हम लोग आसानी से चाकू वगैरह से काट लेते हैं। जबकि धातुओं के ऑक्साइड, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, धातुओं के जो होते हैं कि ऑक्साइड जो बनते हैं वो कैसा होते हैं, तो वह क्षारीय होता है। ऑक्साइड आपको क्या बनाता है कि क्षारीय बनाता है। कैसा बनाता है, क्षारीय बनाता है। लेकिन मतलब यही कुछ है कि एक जैसे में यहाँ पे एल्युमिनियम है, यह क्या बनाता है आपको उभयधर्मी का ऑक्साइड का निर्माण करता है। बाकी ये सब सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया, ये धातुओं के क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण करता है। और अधातुओं के ऑक्साइड याद रखिए कैसा होता है, तो अम्लीय होता है। अधातुओं के ऑक्साइड कैसा बनाता है, तो अम्लीय बनाता है। ये सब कुछ मुख्य पॉइंट आपको याद रखना होगा। चूंकि यहाँ पे आप आ गया है धातु, तो हमने आपको बताया कि धातु के गुण धर्म के बारे में आप देखिए, याद 12वीं कक्षा में या तो 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, वो आपको धातु है। उसी तरह से सभी धातुएं क्या होती है कि कठोर होती है। उसके अलावा सभी धातुएं विद्युत का मतलब सुचालक होती है, विद्युत का सुचालक होते हैं। उसी तरह से सभी धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। साथ ही साथ याद रखिएगा सभी धातुओं का क्वथनांक उच्च होता है, क्वथनांक उच्च होता है। साथ ही साथ धातुओं में एक प्रकार की चमक पाई जाती है, उसे धातुई चमक के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके अलावा धातुओं में अघातु अर्थनीय का गुण पाया जाता है, यानी कि उसे पीट करके हम लोग उसे चादर बना लेते हैं। धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, यानी कि उसे तार कर मतलब खींच करके उसको हम लोग लंबा तार बना लेते हैं। जैसे कि लंबा तार आसानी से हम लोग चांदी, सबसे ज्यादा तन्य याद रखिएगा आपको कौन सा होता है, तो चांदी होता है। 2 नंबर पे आप याद रखिएगा तो आपका कॉपर होता है, 2 नंबर पे कॉपर। इसलिए हम लोग चांदी का प्रयोग वगैरह ये नहीं करता। हालांकि सबसे ज्यादा सुचालक, हाँ धातु सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है, तो आपको चांदी। सॉरी यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा मुझसे गलत निकल गया, क्योंकि याद रखिएगा सबसे ज्यादा तन्य आपको कौन सा होता है, तो सोना होता है। याद रखिए सबसे ज्यादा मतलब तन्य आपको सोना, यानी कि लार तार खींच करके लंबा बना दिया जाता है सोना का। लेकिन सबसे ज्यादा विद्युत मतलब कंडक्टर यानी कि सुचालक कौन सा होता है, तो आपको चांदी होता है, चांदी होता है। 2 नंबर पे आपको क्या होता है कि कॉपर होता है। तो इसलिए चांदी का तार नहीं प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें चांदी तब ज्यादा काफी ज्यादा महंगा है, इसके लेकर इसका प्रयोग नहीं करते। लेकिन यहाँ पे आपको कॉपर का प्रयोग हम लोग काफी ज्यादा मात्रा में करते हैं। तो ये चीज याद रख रहे हो, सबसे ज्यादा सुचालक में आपको कौन सा हो गया, तो चांदी हो गया। और तन्य के रूप में पूछेगा, यानी कि तन्य यानी कि तार बनाने यानी लंबा खींचने में पतला से पतला, यानी कि आपके बाल के समान भी तार खींचा जा सकता है, वो किसके द्वारा, तो सोना से मतलब होता है। तो ये चीज भी आपको याद रखना होगा। तो धातु से रिलेटेड जो भी लगभग क्वेश्चन यहाँ पे था हमने आपको रिकॉल कराया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का कहता है कि वसा विलय होता है किसमें घुल जाता है, तो याद रखिए कार्बन टेट्रा क्लोराइड में घुल जाता है। और कार्बन टेट्रा क्लोराइड यानी कि ये टेट्रा टेट्रा मतलब 4 होता है और क्लोराइड का मतलब क्लोरीन यानी कि ये CCl4 होता है। और याद रखना होगा जबकि वसा वसा को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, तो याद रखिए वो लाइपेज एंजाइम होता है जो कि आपको अग्नाशय से निकलता है जिन्हें पैंक्रियाज कहते हैं, तो उसी से निकलते ये वसा को पचा देता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि वसा को जो होते हैं 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी क्या होती है हमें के ऊष्मा प्राप्त होती है। उसी तरह से 1 ग्राम ग्लूकोज से आपको 4.2 ही जूल यहाँ पे ऊर्जा मिलती है, जबकि 1 ग्राम वसा से ज़्यादा मिलती है, तो 9.3 किलो कैलोरी। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो 20 डिग्री सेल्सियस पे अगर वसा द्रव के रूप में रहता है, द्रव के रूप में रहता है, तो उसको क्या कहा जाता है, तेल कहा जाता है। तो याद रखना ये सब भी चीज़ आपको 20 डिग्री सेल्सियस पे अगर यह द्रव के रूप में रहा तो तेल, अगर यह ठोस के रूप में रहा तो उसे ही हम लोग वसा के रूप में दे देते हैं। और वसा क्या करता है, हमारा शरीर को क्या करते हैं कि ऊष्मा प्रदान करता है, यानी कि हमें बाहर से साथ ही साथ यह हमें बाहर अंदर से का जो होता है ऊष्मा बाहर आने से रोकती है। साथ ही साथ क्या होता है कि जो होता है और बाहर से जो है ऊष्मा अंदर की तरफ है मतलब नहीं है। साथ ही साथ ये मतलब वसा की अधिकता के कारण क्या होता है कि हमें चोट वगैरह कम लगता है। क्या होता है कि चोट कम लगता है। और वसा की अधिकता से क्या होता है कि शरीर तो भारी नहीं होता है, लेकिन शरीर क्या होता है कि हल्का रहता है। प्रोटीन की ज़्यादा की मात्रा से वजह से आपका शरीर भारी हो जाता है, तो ये चीज़ भी याद रखना होगा। और वो वसा की कमी से आप क्या हो जाएगा, यह पतला दुबला आप मतलब हो जाते हैं। तो और जो जो जबकि बुढ़ापे के समय में क्या होता है, उम्र बढ़ने के साथ क्या होता है कि आपका शरीर का वसा समाप्त होने लगता है, इसीलिए आपको झुर्रियाँ वगैरह पड़ जाता है चेहरा पे और शरीर पे, तो ये चीज़ में याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो एस्पिरिन बनाई जाती है तो किससे बनाई जाती है, तो थैलिक एथिल अम्ल से आपको एस्पिरिन बनाई जाती है। उसी तरह से यहाँ पे एसिटिक अम्ल है, तो एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है याद रखिएगा CH3COOH होता है। इसका अचार वगैरह इस सब में प्रयोग किया जाता है, जिसको सिरका के हम लोग नाम से जानते हैं। जबकि ये ऑक्जेलिक अम्ल वगैरह हो गया तो ये घास पत्तों वगैरह में सब टमाटर वगैरह, टमाटर में आपको ऑक्जेलिक अम्ल ही आपको पाया जाता है। जबकि ये आपको एसिटिक अम्ल खट्टे फल वगैरह में उसमें हमने आपको बता दिया। चलिए एस्पिरिन रासायनिक नाम किसका है, तो एस्पिरिन जो है वह एसिटिल एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल का मतलब यह बनाता है। एस्पिरिन रासायनिक नाम है यह एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल का है। चलिए सबसे भारी धातु कौन सा है, तो देखिए फिर वही क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ गया है कि सबसे भारी धातु के रूप में आपका ओस्मियम आता है। और याद रखेगा हल्का धातु पूछ देगा तो आपको लिथियम हो गया हल्का धातु के रूप में। चलिए और अक्रिय गैस में आपको पूछ देगा तो हीलियम, हल्का तत्व में तो याद रखेगा आपको हाइड्रोजन होता है। अगला क्वेश्चन है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता कौन है, तो याद रखिएगा बॉक्समैन है। स्ट्रेप्टोमाइसिन के कौन है, बॉक्समैन है। और जबकि मतलब आनुवांशिक कोड का खोजकर्ता है एडवर्ड जेनर है। और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता जेम्स चैडविक है। चलिए जल का शुद्धिकरण किया जाता है, तो याद रख किसके द्वारा किया जाता है, तो क्लोरीन के द्वारा शुद्धिकरण किया जाता है। अब ये हमने यहाँ पे अमोनिया है, तो अमोनिया का सूत्र हमने बताया था NH3 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व कौन सा आता है, विद्युत ऋणात्मक तत्व आपका फ्लोरीन होता है। यानी कि ये आपका हैलोजन ग्रुप का होता है, यानी कि फ्लोरीन हो गया, उसके बाद क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। तो सबसे अधिक आपका फ्लोरीन का उससे कम, क्लोरीन का उससे कम, ब्रोमीन का उससे कम, आयोडीन का उससे कम, स्टैटिन का होता है। तो ये चीज याद रख सकते हैं। और ये हैलोजन ग्रुप का जिसको 17 वर्ग को नाम से हम लोग पुकारते हैं। और यही अगर विद्युत ऋणात्मकता ना कह के कह देता मतलब विद्युत बंधुत्व के बाद में पूछ जाता बंधुत्व किसमें पाया जाता है, तो याद रखिए आप फ्लोरीन नहीं होकर के आपको याद रखेगा क्लोरीन हो जाता है। इलेक्ट्रॉन बंधुत्व के जब आएगा बारी तब। रासायनिक राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है, कहाँ पे स्थित है, तो पुणे आपको महाराष्ट्र में स्थित है। फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखें फ्रियोन का वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम है, इसे ही CFC कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसका फार्मूला होता है CCl2F2 होता है। जबकि यहाँ पे ट्राईक्लोरोमेथेन है, यानी कि ट्राईक्लोरोमेथेन CHCl3 मतलब इसको नाम होता है, जो कि इसको ही क्लोरोफॉर्म हम लोग कहते हैं, यानी कि व्यक्ति को रोगियों को सुंघा कर उसको बेहोश करने में इसका काम आता है। टेफ्लॉन किसका बहुलक होता है, तो याद रखिए टेफ्लॉन होता है टेट्राफ्लोरो एथिलीन का बहुलक होता है। संश्लेषित रेशा क्या है, याद की रेशा तो क्या है, एक तरह का यह रेयान है। जबकि रेशम वगैरह ये सब क्या होता है, ऊन, ये सब क्या होता है, को प्रोटीन ही रहता है। चलिए कांच के लिखने पर अम्ल का प्रयोग किया जाता था, कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। समुद्री जल के नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है, तो याद रखिएगा वह वाष्पीकरण द्वारा तैयार किया जाता है। और नमक में क्या पाया जाता है, तो NaCl पाया जाता है। और उसमें आयोडीन युक्त नमक बनाने के लिए उसमें पोटेशियम आयोडाइड की मतलब मिला दी जाती है, तब वह बन जाता है। और समुद्र का क्या होता है कि घनत्व तो आधा अधिक होता है, मतलब नदी के द्वारा नदी से ज़्यादा होता है, इसलिए उसमें तैरना आसान होता है समुद्र में। साथ ही साथ जब पूछता है क्वेश्चन
जब एक नाव नदी से समुद्र में जाती है तो क्या होता है कि ऊपर उठ जाएगा कि नीचे चल जाएगा, यानी धंस जाएगा। याद रखिएगा वह ऊपर की ओर उड़ जाता है, क्योंकि घनत्व अधिक होने के कारण वह ऊपर आ जाता है। तो चलिए, इसी तरह से आपने देखा यहाँ पर हमने आपको रिकॉल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमने साइंस का रिकॉल कराया, जो कि काफ़ी आपको यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं, और ये सारे रिकॉल्स आपको माइंड में याद रखना होगा, तभी आप क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद।